अमेरिका के क्वांटिको में स्थित एफबीआई की एकेडमी में कुछ सबसे काबिल एफबीआई एजेंट्स को प्रोफाइलर की ट्रेनिंग दी जा रही थी। प्रोफाइलिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें किसी क्राइम सीन में मौजूद जानकारी, हालातों, सुरागों और सस्पेक्ट के हाव भाव, तौर तरीकों से एफबीआई एजेंट्स उस सस्पेक्ट का एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल तैयार करते हैं। उस प्रोफाइल से वो ये जान पाते हैं कि क्या वाकई वो सस्पेक्ट ही असली गुनहगार है। प्रोफाइलिंग की इस टेक्निक को सीखने के बाद उन एजेंट्स को कई टेस्ट से गुजरना पड़ता है। जो एजेंट्स वो टेस्ट पास कर पाते हैं उन्हीं एजेंट्स को एफबीआई प्रोफाइलर बनाती है। आज उन चुने हुए एजेंट्स का फाइनल टेस्ट लिया जाने वाला था। उन चुने हुए एजेंट्स में शामिल थे सारा, जेडी, लुकस, निकोल, विंस, बॉबी और रेफ। ये टेस्ट उनके ट्रेनर ऑफिसर हैरिस की देखरेख में हो रहा था। हैरिस ने एजेंट्स को बताया कि उनका फाइनल टेस्ट ओनिएगा नाम के एक वीरान आइलैंड में रखा गया है। ओनिएगा आइलैंड दरअसल नेवी के अंडर था। नेवी ने उस आइलैंड में प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के लिए एक नकली शहर का निर्माण किया था जिसे वो मिशन प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करते थे। हैरिस अपने साथ चुने हुए एफबीआई एजेंट्स को साथ लेके हेलीकॉप्टर से ओनिएगा आइलैंड के लिए निकलने लगा। तभी गेब नाम के एक पुलिस ऑफिसर ने उन्हें उस हेलीकॉप्टर में ज्वाइन किया। गेब ऑलरेडी पुलिस में प्रोफाइलर था। वो इस टेस्ट में भाग नहीं लेने वाला था। वो सिर्फ एफबीआई के काम करने के तरीके को पास से देखने के लिए जा रहा था। हैरिस उन सबको लेके ओनिएगा आइलैंड पहुंच गया। नेवी द्वारा बनाए उस शहर में नकली स्ट्रीट्स, डमी गाड़ियां, नकली पार्किंग लॉट और लोगों की जगह पपेट्स मौजूद थे। साथ ही नेवी ने वहां एक विशाल बिल्डिंग भी बना रखी थी जिसमें नेवी सोल्जर्स के रहने, खाने पीने का इंतजाम था। और उसी बिल्डिंग में एक वेपन वाला कमरा भी मौजूद था जिसमें नेवी के हथियार रखे हुए थे। उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे एक फोरेंसिक लैब मौजूद थी जिसमें ब्लड सैंपल और क्राइम सीन में पाए गए सुरागों का एनालिसिस करने की सुविधा मौजूद थी। हैरिस ने उन्हें बताया, आपके फाइनल टेस्ट के लिए हमने यहाँ एक नकली क्राइम सीन क्रिएट किया है जिसमें एक नकली सीरियल किलर है जो अपने अगले शिकार की तलाश में है। वो सीरियल किलर यहाँ पे ऑलरेडी 2 लोगों की हत्या कर चुका है और अब वो तीसरी हत्या करने वाला है। उस सीरियल किलर को नाम दिया गया है कठपुतली वाला। हैरिस ने आगे बताया, ये टेस्ट कल सैटरडे सुबह ठीक 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और मंडे सुबह 8 बजे तक चलेगा। मुझे मंडे सुबह 8 बजे तक उस सीरियल किलर का पूरा प्रोफाइल चाहिए। वो कौन है, वो क्या करता है और अगली हत्या वो कहाँ करने वाला है, सब कुछ। ये फाइनल प्रोफाइलिंग टेस्ट आप लोगों की प्रोफाइलिंग कैपेबिलिटी के साथ साथ आपके टीम वर्क को भी परखने वाला है। इस टेस्ट में जेडी आपका टीम लीडर होगा। इस जानकारी के साथ हैरिस उन सबको उस आइलैंड पे छोड़ के हेलीकॉप्टर से वापस लौट गया। फिर अगली सुबह करीब 8 बजे जब सारा बाथरूम में टूथब्रश करने पहुंची तो वहां लाइट ऑन करते ही वो बुरी तरह से चीख पड़ी क्योंकि बाथरूम के बीचों बीच एक मरी हुई बिल्ली टंगी हुई थी। सारा की चीख सुन के बाकी सब भी भागे भागे वहां आए। उस बिल्ली को बड़ी ही बेदर्दी से मारकर उसके गर्दन में तार बांध के उसे टांगा गया था। उन्होंने देखा कि उस बिल्ली के मुंह में एक घड़ी फंसी हुई थी। जेडी ने जब उस घड़ी को बाहर निकाला तो पाया कि वो एक टूटी हुई घड़ी थी जिसके कांटे ठीक 10 बजे पे रुके हुए थे। उसे देख वो सब समझ चुके थे कि उनका प्रोफाइलिंग टेस्ट स्टार्ट हो चुका है और मरी हुई बिल्ली के मुंह में फंसी हुई घड़ी सीरियल किलर की ओर उनका पहला क्लू है। फिर सुबह 9:30 बजे वो सभी तैयार होकर उस सीरियल किलर के बारे में और जानकारी जुटाने निकल पड़े। वो सब अपनी अपनी तफ्तीश करने उस बिल्डिंग के बाहर पूरे स्ट्रीट में फैल गए। तभी उस स्ट्रीट में बने एक टॉय शॉप के सामने से गुजरते वक्त विंस की नजर उस टॉय शॉप के अंदर पड़ी। अंदर का नजारा देख उसने तुरंत सबको आवाज देके वहां बुलाया। वो सब उस टॉय शॉप के अंदर गए। वहां पर शॉप की छत से एक 25-26 साल की लड़की की लाश खूंटों और तारों के सहारे किसी कठपुतली की तरह टंगी हुई थी। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि इस बार वो डमी नहीं बल्कि एक असली लड़की की लाश थी। वे समझ गए कि हैरिस ने ही उस लाश को वहां पे टंगवाया था जिससे बिल्कुल हकीकत जैसा क्राइम सीन क्रिएट हो सके। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि आखिर हैरिस ने उस सीरियल किलर को कठपुतली वाला नाम क्यों दिया था। वो लोग उस क्राइम सीन को समझ ही रहे थे कि तभी अचानक से वहां रखा म्यूजिक सिस्टम चालू हो गया। जेडी ने सबको अपनी अपनी जगह पे ही रुके रहने को कहा और फिर वो खुद उस म्यूजिक सिस्टम के पास चला गया। जेडी ने उस म्यूजिक सिस्टम में जैसे ही ऑफ का बटन दबाया तभी म्यूजिक सिस्टम पे लगी एक घड़ी निकल के सामने रखे डोमिनो पे गिर गई। फिर वो डोमिनो उसके आगे रखे एक दूसरे डोमिनो पे गिरा और इस तरह से एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गई जिससे एक के आगे एक सलीके से जमा के रखे हुए डोमिनोज गिरते चले गए। सभी एजेंट्स जिज्ञासु बच्चों की तरह उन डोमिनोज के गिरते हुए खेल को एकटक देखे जा रहे थे। आखिरी डोमिनो एक लोहे के बॉल से जा टकराया जिससे वो बॉल नीचे एक लोहे की प्लेट पे गिरी। लोहे के उस प्लेट ने लिक्विड नाइट्रोजन के सिलेंडर को रोक के रखा हुआ था। उस प्लेट के हटते ही
वो लिक्विड नाइट्रोजन का सिलेंडर तेजी से आकर जमीन पे गिरा और उससे पूरे प्रेशर से लिक्विड नाइट्रोजन निकलने लगी। उस तेजी से निकलते लिक्विड नाइट्रोजन के ठीक सामने जेडी खड़ा हुआ था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि जेडी को वहां से हटने का मौका ही नहीं मिला। लिक्विड नाइट्रोजन से जेडी के पैर आधे सेकंड में ही ठंडे होकर -200 डिग्री सेल्सियस पे जम गए। अब वो वहां से हिल भी नहीं पा रहा था। दर्द से चिल्लाता हुआ वो मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन को तेजी से फैलता देख किसी की भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। ठंड में जमकर जेडी के पैर की खाल, मांसपेशियां और नसें फटने लगी और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर बर्फ की भांति गिरकर चकनाचूर हो गया। अपनी आंखों के सामने जेडी की भयानक मौत देख सारे लोग बुरी तरह से सदमे में थे। तभी सारा ने देखा कि टॉय शॉप में मौजूद घड़ी में ठीक 10 बजे हैं और मरी बिल्ली के मुंह में मिली घड़ी भी 10 बजे पर ही अटकी पड़ी थी। वे लोग समझ गए कि उस बिल्ली के मुंह से मिली घड़ी इसी हादसे का संकेत दे रही थी। उन्होंने भारी मन से जेडी की कटी पिटी लाश को उठा के बिल्डिंग के बेसमेंट में बने कोल्ड स्टोरेज में रख दिया। वो लोग अब बुरी तरह से डरे हुए थे, क्योंकि ये कोई टेस्ट का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये तो सोच समझ के की गई हत्या थी। उन सब ने हेडक्वार्टर में कॉल करके जेडी की मौत के बारे में सूचना देनी चाहिए, लेकिन वहाँ मौजूद एक भी लैंडलाइन फोन काम नहीं कर रहा था और न ही उनके मोबाइल फोन्स में कोई सिग्नल आ रहा था। तभी गेब को पूल टेबल पे एक और घड़ी मिली। वो घड़ी 12 बजे पे अटकी हुई थी। लूकस ने अपनी घड़ी में टाइम देखा। उस वक्त 10:30 बज रहे थे, यानी कि वो घड़ी छोड़कर सीरियल किलर ने उन्हें संकेत दिया था कि वो अब से ठीक 1.5 घंटे बाद अपना अगला शिकार करेगा। ये जानकर वे सारे बुरी तरह घबरा गए। वे किसी भी तरह आइलैंड से निकलने के बारे में सोचने लगे। तभी बॉबी को याद आया कि आइलैंड पे आते वक्त उसने तट पर एक मोटर बोट देखी थी। वे बिना एक पल गंवाए उस बोट की ओर भागे। सबसे आगे लूकस था। वे प्लेटफॉर्म से होकर बोट की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी वहां एक अलार्म बज उठा। लूकस ने देखा कि उसका पैर एक लेजर लाइट पर पड़ चुका था और वो लाइट और अलार्म की आवाज वहां मौजूद एक मोशन डिटेक्टर से आ रही थी, जो बोट पे लगे एक बॉम्ब से कनेक्ट था। लूकस के उससे टकराते ही वो बॉम्ब डेटोनेट हो गया और एक तेज धमाके के साथ वहां मौजूद बोट के परखच्चे उड़ गए। खुशकिस्मती से वो लोग बोट से दूर थे, इसलिए मरने से बाल बाल बच गए। अब उनके वहां से निकलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। हालात को देख विंस ने अपनी व्हीलचेयर से एक गन निकाल ली, जिसे वो हमेशा अपनी व्हीलचेयर पे छुपा के रखता था। वो चोरी छुपे आइलैंड पे भी गन ले आया था। बिल्डिंग में लौटते ही उन्होंने विंस की गन से वेपन रूम का ताला तोड़ दिया और फिर वो सभी गन और हथियारों से लैस हो गए। उस वक्त दिन के 11:10 हो रहे थे। वो समझ चुके थे कि उस आइलैंड पर कोई न कोई तो जरूर था जो उनके साथ ये मौत का खेल खेल रहा था। अब वो कातिल 12 बजे किसी और घटना को अंजाम देता, उससे पहले ही उन सब ने मिलके उस पूरी बिल्डिंग और पूरे आइलैंड में जी जान से उसकी खोजबीन शुरू कर दी, पर उन्हें उनके अलावा कोई और नजर नहीं आया। फाइनली वो लोग थक हार के बिल्डिंग के डाइनिंग एरिया में लौट आए। रेफ को कॉफी की लत थी। उसने सभी लोगों के लिए कॉफी बनाई। थकान मिटाने के लिए फिर वो सभी कॉफी पीने बैठ गए। इसी के साथ 12 बज गए, यानी कि वो समय आ चुका था जब वो किलर अपना अगला शिकार करेगा। तभी अचानक ही कहीं से लूकस डाइनिंग एरिया में आया और गेब पे बंदूक तान दी। लूकस ने डाइनिंग टेबल पे डॉक्यूमेंट्स का एक बंडल फेंकते हुए कहा, मैं तुम सबके रूम्स की तलाशी ले रहा था, तभी मुझे इस गेब के बिस्तर के नीचे इस बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट और इस आइलैंड का मैप मिला। लूकस ने आगे कहा, ये आइलैंड एक मिलिट्री फैसिलिटी है और इसका मैप टॉप सीक्रेट है। आखिर इस पुलिस वाले के पास ये मिलिट्री का टॉप सीक्रेट मैप और बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट आया कहां से? ना जाने कब से ये इस जगह पे रिसर्च कर रहा था। यही है वो सीरियल किलर जो हमारे खून का प्यासा है। इस पर गेब ने हड़बड़ाते हुए कहा, मैं इन मैप का मेरे पास होने का कारण समझा सकता हूँ। और इसी के साथ वो अपनी पिस्टल निकालते हुए खड़ा हो गया। गेब को पिस्टल निकालता देख बाकी सब भी झटके से खड़े हो गए और उन्होंने अपनी अपनी पिस्टल गेब पे तान दी। मजबूरन गेब को अपनी पिस्टल लूकस के हवाले करनी ही पड़ी। फिर लूकस ने अपने हाथ पिस्टल पे कसते हुए कहा, कुछ भी बोलने से पहले फर्श पे लेट जाओ। ये सुन गेब फर्श पे लेटने को झुका ही था कि तभी वो अचानक बेहोश होकर सीधे जमीन पे आ गिरा। अगले ही पल बाकी सब भी एक एक कर बेहोश होकर अपनी अपनी जगह पे गिरने लगे। बेहोशी में जाते हुए वे सभी समझ चुके थे कि उनकी कॉफी में कोई नशीली चीज मिली थी। वक्त बीतता गया और करीब 5 घंटे बाद उन सबको धीरे धीरे होश आने लगा। सबसे पहले बॉबी होश में आया। होश में आते ही बॉबी ने देखा कि गेब धीरे से रेंगते हुए वहां से भागने की फिराक में है। उसने बिना एक पल गंवाए गेब को घुसा मारकर डाइनिंग टेबल पे रखी हथकड़ी से उसके दोनों हाथ बांध दिए। बाकी सब तो जाग चुके थे, लेकिन रेफ अभी भी अपना सिर डाइनिंग टेबल पे झुकाए बेहोश पड़ा हुआ था। बॉबी ने जैसे ही रेफ का जैकेट पकड़ के उसे उठाया,
वैसे ही रेव का सर उसके धड़ से अलग होके जमीन पे लुढ़क गया। ये देख सबको जोर का झटका लगा। वहीं उन्हें एक बार फिर लैब में 2 टूटी हुई घड़ी लटकती हुई मिली। उन घड़ियों की सुई 6 बजे पे अटकी पड़ी थी। ये देखते ही निकोल ने कहा, 2 घड़ी का मतलब 2 शिकार, यानी कि 6 बजे 2 लोग मरने वाले हैं। लूकस ने अपनी घड़ी में टाइम देखा, 6 बजने में बस 20 मिनट ही रह गए थे। उन्हें पूरा यकीन था कि गेब ने बेहोशी का नाटक किया था और जब सारे लोग बेहोश थे इस दौरान उसी ने रेव का गला काट दिया था। उन्होंने बेसमेंट में बने एक रूम में ले जाकर गेब को एक बेड पे बिठा के उसका हाथ हथकड़ी से एक पाइप से बांध दिया। फिर उन लोगों ने गेब से पूछताछ शुरू की। आखिर गेब ने उन्हें सच्चाई बयान की। उसने बताया कि दरअसल वो पुलिस वाला नहीं है बल्कि वो भी एक FBI एजेंट ही है। उसे उनके ट्रेनर हैरिस पे नजर रखने के लिए भेजा गया था क्योंकि FBI के अंदर अधिकारियों के बीच हैरिस के काम करने के तरीके को लेके काफी सवाल उठ रहे थे। उनका मानना था कि हैरिस ट्रेनीज के साथ बहुत सख्त बर्ताव करता है और वो ट्रेनिंग की सीमाओं को पार करते हुए ट्रेनीज के साथ ज्यादती करता है। इस पर विंस ने कहा, यहाँ तो FBI ही FBI की तहकीकात कर रही है। गेब ने उन्हें आगे बताया कि इसी छानबीन के लिए FBI ने खुद वो सारे मैप्स उसे दिए थे ताकि वो अपनी छानबीन बिना किसी अड़चन के कर सके। पर गेब की इन दलीलों पे कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। उन्हें शक था कि गेब ही कातिल है और उसने अपने अगले शिकार के लिए कोई न कोई ट्रैप जरूर लगाया होगा। वो लोग गेब को विंस की निगरानी में छोड़ अगला ट्रैप ढूंढने में लग गए। आखिर 6 बज गए। वहीं दूसरी ओर गेब पे नजर रख रहे विंस को कमरे के बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। उसने कमरे के बाहर जाकर देखा तो पाया कि सामने गलियारे के छोर पे ऊपर एक पानी का पाइप ज्वाइंट लीक कर रहा है। विंस उस पाइप की ओर जाने लगा पर तभी अचानक ही ऊपर लगी ट्यूबलाइट्स होल्डर सहित गिरकर लटक गई और उनकी तार जमीन को छूने लगी। विंस ने देखा कि पाइप का पानी बहता हुआ उसके व्हीलचेयर से होकर उस बिजली के तार की तरफ ही जा रहा था। जैसे ही पानी बिजली के तार को छूता तो पानी के जरिए विंस के व्हीलचेयर पर भी करंट आ जाता। इसलिए विंस फौरन किसी तरह ऊपर एक पाइप पर लटक गया। उसने नीचे देखा, पानी में मौजूद करंट से उसके व्हीलचेयर में स्पार्किंग हो रही थी। विंस बाल बाल बचा। वहीं अब गेब के कमरे के अंदर भी पानी भर चुका था जिसमें करंट दौड़ रही थी। ये उस कातिल का ट्रैप था जो अब विंस और गेब की जान लेने वाला था। अब इससे पहले कि विंस की पाइप से पकड़ छूट जाती और पानी का लेवल बढ़कर गेब के बेड तक आ जाता, गेब ने चिल्लाकर विंस से उसकी पिस्टल मांगी ताकि उससे वो अपनी हथकड़ी तोड़कर किसी तरह बिजली का मेन स्विच बंद कर सके जो कि गलियारे की दूसरी ओर मौजूद स्टोर रूम में था। विंस के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने जैकेट से अपनी पिस्टल निकाल के गेब की ओर उछाल दी। गेब ने पिस्टल की मदद से खुद को हथकड़ियों से आजाद कर लिया। उसने पिस्टल को अपनी बेल्ट से बंधे होल्स्टर में रख लिया। फिर बिना एक पल गंवाए गेब पाइप्स पे लटकते हुए दरवाजे तक पहुंच गया। लेकिन अब दरवाजे से स्टोर रूम तक जाने के लिए पाइप या कोई और जरिया नहीं था। इस पर गेब ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए दीवारों पे गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उसने दरवाजे से लेकर स्टोर रूम तक दीवार पे सुराख बना दिए। फिर वो उन सुराखों पर अपने हाथ पैर जमाकर क्लाइंबिंग करता हुआ स्टोर रूम की ओर बढ़ने लगा। लेकिन तब तक पाइप पर लटके विंस के हाथ जवाब दे चुके थे। अब बस विंस के हाथ छूटने ही वाले थे कि तभी गेब तेजी से स्टोर रूम में दाखिल हो गया। वो स्विच बोर्ड तक पहुंचा ही था कि तभी विंस के हाथ की पकड़ छूट गई और वो नीचे पानी में गिर पड़ा। खुशकिस्मती से उसके पानी को छूने से आधे सेकंड पहले ही गेब ने मेन स्विच ऑफ कर दी थी जिससे विंस की जान बच गई। वहीं गेब की चलाई हुई गोलियों की आवाज सुन के अब बाकी सब भी उनके पास आ चुके थे। विंस ने विश्वास भरे स्वर में सबको बताया कि गेब ने ही उसकी जान बचाई है। फिर गेब ने विंस को उसकी पिस्टल लौटा दी। अब गेब के इस कारनामे से उन सभी के मन से गेब के सीरियल किलर होने का शक दूर हो गया और साथ ही उन्हें इस बात की भी खुशी होने लगी कि उन्होंने सीरियल किलर के इस मंसूबे को नाकाम कर दिया। इसी दौरान लूकस ने कहा, वो सब तो ठीक है लेकिन अब इस पानी को कैसे बंद करें? इस पर बॉबी उस पानी के पाइप का वाल्व बंद करने गया। उसने जैसे ही वाल्व को घुमाया वैसे ही उस पाइप सिस्टम के अंदर से निकलकर 3 नुकीले तीर उसकी गर्दन में घुस गए। बॉबी के गले से चीख तक नहीं निकल पाई और उसने वहीं दम तोड़ दिया। ये देख वे सन्न रह गए। तभी गेब ने कहा, 2 घड़ियों का मतलब था 2 ट्रैप। पहला ट्रैप मैंने डीएक्टिवेट किया लेकिन दूसरे ट्रैप का शिकार बॉबी हो गया। अब वो 5 ही जिंदा बचे थे। तभी निकोल को अगली घड़ी मिल गई। इस बार घड़ी 8 बजे पे अटकी पड़ी थी। इसका मतलब 8 बजे उनमें से किसी का मरना तय था। उस वक्त शाम के 6:30 बजे थे, यानी कि अगले 1.5 घंटे में उन्हें बचने का कोई रास्ता निकालना था। सारा ने कहा, अब हमें सीरियल किलर द्वारा की हुई गलती पकड़ने पे फोकस करना चाहिए क्योंकि हम सबने FBI की ट्रेनिंग में ये सीखा है कि क्राइम करने वाला कितना ही शातिर क्यों न हो, वो कोई न कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। और इसी के साथ वो 5 लग गए।
सीरियल किलर के सुराग को ढूंढने। उन्होंने बिल्डिंग की हर घड़ियों की बारीकी से जांच की, यहाँ तक कि जेडी, रेफ और बॉबी की लाश का भी डिटेल्ड इंस्पेक्शन किया। तभी रेफ के सीधे हाथ की बीच वाली उंगली के नाखून में निकोल को सूखा हुआ खून मिला। उन्हें अंदाजा हो गया कि ये खून उस वक्त रेफ के नाखून में रह गया होगा जब वो सीरियल किलर से अपनी जान के लिए संघर्ष कर रहा था, यानी कि ये खून सीरियल किलर का था। अपने आप में ये बहुत बड़ा सबूत उनके हाथ लगा था। फिर वो लोग रेफ के नाखून से मिले ब्लड सैंपल को लैब में ले गए। रेफ के नाखून से मिले सीरियल किलर के ब्लड सैंपल को वे सभी एक दूसरे के ब्लड से मैच करके देखना चाहते थे, ताकि वे पता लगा सके कि कहीं उनमें से ही तो कोई सीरियल किलर नहीं है। इसके लिए निकोल ने अपने और उन सबके ब्लड सैंपल्स लिए और उन्हें एक मशीन के जरिए सीरियल किलर के ब्लड के साथ मैच करने लगी। ऐसे ही 45 मिनट बीत गए। निकोल ने बताया कि अगले 15 मिनट में उन्हें मॉनिटर पर रिपोर्ट दिख जाएगा, लेकिन 15 मिनट में ही 8 भी बजने वाले थे और 8 बजे उनमें से कोई सीरियल किलर का अगला शिकार बनने वाला था। जब वो लोग ब्लड एनालिसिस रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रहे थे, इस दौरान निकोल बहुत ज्यादा बेचैन हुई जा रही थी, क्योंकि उसे सिगरेट की बहुत जोर की तलब लग रही थी। इसी तरह 15 मिनट गुजर गए और ब्लड एनालिसिस कंप्लीट हुआ। मॉनिटर पे लिखा आ चुका था कि उन 5 में से एक का ब्लड सैंपल रेफ के नाखून में मिले ब्लड सैंपल से मैच हो गया है। अब देरी थी तो बस मशीन पर एंटर बटन दबाने की, लेकिन उससे पहले सारा ने सबको अपनी अपनी पिस्टल टेबल पे रखने को कहा। सबने अपनी अपनी पिस्टल टेबल पे एक साथ रख दी। फिर निकोल ने जैसे ही एंटर का बटन दबाया, सबके होश उड़ गए और सबने तेजी से अपनी अपनी पिस्टल उठा के सारा के ऊपर तान दी, क्योंकि सीरियल किलर का ब्लड सैंपल सारा के ब्लड सैंपल से मैच हुआ था। अपना नाम रिपोर्ट में देख के सारा खुद सदमे में थी। सबने मिलकर फौरन सारा को हथकड़ी से बांध दिया। अब 8 बजने में बस 10 मिनट ही रह गए थे। सारा ने कहा, मेरा यकीन करो, मैं सीरियल किलर नहीं हूँ। कॉफी पीकर हम सभी बेहोश पड़े थे। सीरियल किलर हम में से किसी का भी खून लेकर रेफ के नाखून में प्लांट कर सकता था और उसने वैसा ही किया। ये सब सारा के मुंह से सुनना निकोल के लिए असहनीय होता जा रहा था। उसने कहा, तुम लोग सोच क्या रहे हो? यही सीरियल किलर है, इसे अभी गोली मार दो। लेकिन बाकी लोग जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। इस पर निकोल गुस्से में वहाँ से निकल गई। अब 8 बजने में सिर्फ 5 मिनट रह गए थे। तभी अचानक सारा को कुछ रियलाइज हुआ। उसने कहा, अब तक हम सबको यही लगता रहा कि ये सारी मौतें रैंडमली हो रही है। मेरा मतलब है कोई भी ट्रैप में फंस सकता था, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा नहीं है। जेडी मरा क्योंकि वो टीम लीडर होने के नाते वो हमेशा आगे रहता था। रेफ को कॉफी की लत थी, इसलिए वो कॉफी पीते वक्त मरा। और बॉबी को मशीनें और चीजें फिक्स करने की आदत थी, इसलिए वो वाटर सप्लाई पाइप फिक्स करते हुए मरा। ये सुन गेब ने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि सीरियल किलर ने ये पहले से डिसाइड करके रखा हुआ है कि कौन कब मरेगा? इस पर सारा ने कहा, बिल्कुल, और ये सब उसने प्लान किया था हम सबकी काबिलियत और कमजोरी के आधार पे। सीरियल किलर ने हम सबको डीपली पढ़ रखा है। दूसरी ओर निकोल बिल्डिंग से बाहर निकल रही थी। तभी उसकी नजर एक सिगरेट वेंडिंग मशीन पर पड़ी, जिसमें से एक सिगरेट का पैकेट बाहर निकला पड़ा था। उस सिगरेट के पैकेट को देख निकोल अचानक से रुक गई। आखिर सिगरेट निकोल की कमजोरी जो थी। इधर गेब ने सारा से पूछा, और तुम्हारी कमजोरी क्या है सारा? इस पर सारा ने कहा, मेरी बहन को डुबो के मार दिया गया था, तब से मैं पानी के अंदर जाने से घबराती हूँ, क्योंकि मुझे पानी के अंदर मेरी बहन दिखाई देती है। सारा ने आगे कहा, यही इस सीरियल किलर का सिग्नेचर स्टाइल है। उसने ट्रैप्स हम सबकी कमजोरियों के अनुसार सेट कर रखे हैं। तभी अचानक से सारा को कुछ रियलाइज हुआ और उसने कहा, ओ माय गॉड निकोल, उसकी कमजोरी तो सिगरेट है। सारा के मुंह से इतना सुनते ही गेब और लूकस तुरंत उठ के निकोल को ढूंढने बाहर भागे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। निकोल सिगरेट जला चुकी थी। सिगरेट का पहला कश अंदर खींचते ही सिगरेट में मौजूद हाईली कंसंट्रेटेड एसिड उसके मुंह में जा पहुंची। एसिड के प्रभाव से उसकी पूरी बॉडी गल गई। दर्द से तड़पते हुए उसने कुछ ही पलों में अपने प्राण त्याग दिए और वहां मौजूद वाटर टैंक के अंदर गिर गई। टैंक के दूसरे सिरे पे गेब और लूकस भागते हुए आ चुके थे, लेकिन वो कुछ न कर सके। इसके बाद गेब और लूकस सारा और विंस के पास लौट आए। उन्होंने उन्हें बताया कि कैसे एसिड से भरी सिगरेट से निकोल की मौत हो गई। अभी वो लोग सीरियल किलर के अगले शिकार के बारे में बात कर ही रहे थे, तभी अचानक से उस बिल्डिंग के लाउड स्पीकर्स हैरिस की आवाज से गूंज उठे। हैरिस ने उनसे कहा, क्यों मेरे प्यादों, मजा आ रहा है? क्योंकि मुझे तो तुम सबको तड़प तड़प के मरता हुआ देख के बहुत मजा आ रहा है। इसी के साथ वो अब समझ चुके थे कि हैरिस कभी भी उस आइलैंड से गया ही नहीं था, बल्कि वो तो शुरू से ही उन सब पे नजर रखे हुए था। यानी असली सीरियल किलर हैरिस ही था और वो सब खामखा ही एक दूसरे में सीरियल किलर ढूंढ रहे थे। लूकस ने सारा की हथकड़ी खोल दी
वो सभी हैरिस के प्रति गुस्से और प्रतिशोध से भर उठे। लूकस ने कहा कि हमें उस सीरियल किलर हैरिस को ढूंढकर उसे वैसे ही तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारना चाहिए, लेकिन विंस ने उनके साथ आने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, हो सकता है ये भी एक ट्रैप हो। विंस की इस बात से गेब बुरी तरह से चिढ़ गया और उसने ताव में आके विंस के व्हीलचेयर को वहीं लैब की एक रेलिंग से हथकड़ी लगा दी और कहा, ठीक है तो तुम मत आओ हमारे साथ, यहीं बंधे रहो। ये कहते हुए वो सारा और लूकस के साथ वहां से निकल गया। उनके जाते ही विंस ने अपनी व्हीलचेयर से अपनी पिस्टल निकाल ली, पर देखा कि वो तो खाली थी। इसके बाद विंस अपनी व्हीलचेयर से उतरकर हाथों के बल रेंगते हुए लिफ्ट में पहुंच गया। लिफ्ट से वो बेसमेंट में स्थित कोल्ड स्टोरेज जा पहुंचा। इसी कोल्ड स्टोरेज में जेडी, रेफ और बॉबी की लाशें रखी हुई थी। विंस ने रेफ की लाश से उसकी पिस्टल निकाली और उसकी गोलियों से भरी मैगजीन निकाल के उसने अपनी खाली पिस्टल में डाल ली। उधर दूसरी तरफ सारा, गेब और लूकस हैरिस की लाउडस्पीकर में गूंजती हुई आवाज को फॉलो करते करते जब एक टॉय शॉप के तहखाने में पहुंचे तो वहां एक भयानक मंजर देख उनकी रूह कांप गई। वहां 2 FBI एजेंट्स के साथ हैरिस की भी लाश मौजूद थी। कातिल ने बड़ी ही बेरहमी से हैरिस का गला काट के उसकी लाश को एक कठपुतली की तरह टांग दिया था। हैरिस की जो आवाज उन्हें सुनाई दे रही थी वो असल में वहां एक कंप्यूटर पर चल रहे वीडियो से आ रही थी। उस वीडियो से उन्हें ये भी पता चला कि हैरिस का कातिल वही सीरियल किलर था जिसने उनके बाकी साथियों को मारा था। उसने हैरिस को मारने से पहले उसका ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। तभी सारा की नजर हैरिस की टंगी हुई लाश की कलाई पे पड़ी। कलाई पे 3 फूटी घड़ियां बंधी हुई थी। सारा ने स्टूल के ऊपर चढ़कर उन फूटी हुई घड़ियों को देखा। वो घड़ियां 8:30 बजे पे रुकी हुई थी और उस समय ठीक 8:30 ही बजे थे। 3 घड़ियां, यानी कि अब सीरियल किलर 3 लोगों की हत्या करने वाला था। लेकिन अगर हैरिस सीरियल किलर नहीं था तो सीरियल किलर उन्हीं में से कोई एक हो सकता था। उन्होंने बिना एक पल सोचे अपनी अपनी बंदूकें निकाल ली और अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे के ही खून के प्यासे हो गए। सारा और लूकस को लग रहा था कि गेब ही सीरियल किलर है, वहीं गेब को लग रहा था कि सीरियल किलर सारा और लूकस में से कोई है। बस इसी डर और घबराहट में सारा और लूकस गेब पे फायर कर रहे थे और गेब उन दोनों पर। आखिरकार इस गोलीबारी में गेब ने लूकस को गोली मार ही दी। सारा लूकस से प्यार करती थी। वो उसे मरता देख रोने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो भी गेब के हाथों मारी जाती, वो खुद को बचाते हुए गेब को चकमा देके वहां से भाग गई। उधर विंस बेसमेंट से निकलकर घिसट घिसट के रेंगते हुए लिफ्ट में दाखिल हो चुका था। उसने वापस अपने व्हीलचेयर पर लौटने के लिए फर्स्ट फ्लोर का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा तुरंत बंद नहीं हुआ। तभी उसे लिफ्ट के बाहर किसी का साया नजर आया जो धीरे धीरे उसी की ओर बढ़ रहा था। उसे देख विंस सहम सा गया। उसने अपनी पिस्टल निकालकर लिफ्ट के दरवाजे की ओर तान दी और चिल्ला के पूछा, कौन है वहाँ? जवाब दो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसी के साथ लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगा और वो साया लिफ्ट के दरवाजे के ठीक सामने आ गया। वो साया वही सीरियल किलर का था। विंस के चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो सीरियल किलर को पहचानता था। विंस ने बिना एक पल सोचे तुरंत अपनी पिस्टल से उस पर फायर कर दिया, लेकिन फायर करते ही अचानक उसकी पिस्टल एक बॉम्ब की तरह फट गई और उसके पिस्टल के सैकड़ों दहकते हुए लोहे के टुकड़े विंस के माथे, आंखों और चेहरे को भेदते हुए उसके भेजे में घुस गए। फिर वो लिफ्ट ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाके रुकी। वहाँ लिफ्ट की ओर पिस्टल ताने सारा पहले से ही तैयार खड़ी थी। उसे लगा शायद लिफ्ट में सीरियल किलर हो, लेकिन जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तो वहाँ विंस की लाश देख सारा दंग रह गई। सारा समझ चुकी थी कि सीरियल किलर ने किस चालाकी से विंस की कमजोरी यानी कि उसकी पिस्टल का इस्तेमाल करके उसे मौत के घाट उतारा था। तभी वहाँ पीछे से गेब आ धमका विंस को मरा हुआ और सारा को उसके पास यूं देख के उसे लगा कि सारा ने ही विंस को मारा है, यानी गेब की नजर में सारा ही असली सीरियल किलर थी। बस फिर क्या था, उसने सारा पे तेज प्रहार कर उसे बेहोश कर दिया। तभी वहाँ पीछे से लूकस आ गया और उसने गेब पे हमला बोल दिया। दोनों के बीच भयंकर मारामारी हुई और लड़ते लड़ते वो दोनों पहली मंजिल से ग्राउंड फ्लोर की लोहे की सीढ़ियों पे आ गिरे। लूकस बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, लेकिन गेब अपनी जगह से उठ के रेंगता हुआ ऊपर की ओर जाने लगा। पर तभी सारा वहाँ आ गई और उसने गेब के सर पर फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर मारकर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद सारा ने लूकस को संभाला और उसे सहारा देते हुए वहीं सीढ़ी के मुहाने पे बिठा दिया। फिर उसने लूकस को प्यार से छूते हुए कहा, मुझे लगा था कि तुम मर चुके हो। तभी लूकस ने अपना स्वेटर उठा के उसे अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट दिखाई, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई थी। लूकस ने सारा से कहा, मुझे लगता है कि गेब ही असली सीरियल किलर था, लेकिन क्या हम FBI को ये साबित कर पाएंगे? क्योंकि हमारे पास गेब के सीरियल किलर होने का कोई सबूत नहीं है। इस पर सारा ने कहा, मेरे पास पक्का सबूत है, मैं उन्हें आराम से प्रूव कर दूंगी।
जो भी हमारे साथ हुआ। पता है, बॉबी के मरने के बाद मैंने डाइनिंग एरिया की घड़ी 15 मिनट पीछे कर दी थी। ये सुन लूकस ने चौंकते हुए कहा, लेकिन क्यों? सारा ने आगे बताया, मैंने देखा कि सीरियल किलर टाइम का बहुत पक्का है। वो अपने दिए हुए समय में ही कत्ल को अंजाम देता है। सीरियल किलर चाहता था कि हम टाइम देख देख के मौत से डरते रहें, इसी में तो उसे मजा आता था। इस पर लूकस ने कहा, यानी कि तुम सीरियल किलर की कमजोरी पकड़ने में कामयाब रही। सारा ने आगे बताया, मुझे पूरा यकीन था कि सीरियल किलर पक्का घड़ी को सही टाइम पे रिसेट करेगा, और मैं सही थी। ये सुन लूकस ने पूछा, लेकिन तुम ये कैसे प्रूव करोगी कि वो गेब ही था जिसने घड़ी को सही टाइम पे रिसेट किया? तब सारा ने लूकस से पूछा, मैंने लैब में मौजूद फॉस्फोरेसेंट नामक एक खास पाउडर घड़ी में लगा दिया था। फॉस्फोरेसेंट पाउडर की खासियत होती है कि वो नॉर्मल लाइट में दिखाई नहीं देती है, लेकिन अल्ट्रावायलेट लैंप की रोशनी में फॉस्फोरेसेंट पाउडर चमक उठता है। तो जब सीरियल किलर ने सही टाइम सेट करने के लिए घड़ी को टच किया होगा, तब वो पाउडर उसके हाथ में लग गया होगा। देखो अब वो पाउडर गेब के हाथ में कैसे चमकेगा। इतना कहते ही सारा ने अल्ट्रावायलेट लैंप की लाइट बेहोश पड़े गेब की हथेलियों पे डाली। पर ये क्या, गेब की हथेलियां तो चमकी ही नहीं, यानी उसकी हथेलियों में वो पाउडर मौजूद नहीं था। तो गेब ने टाइम बदलने के लिए घड़ी को छुआ ही नहीं। इसका मतलब गेब वो सीरियल किलर नहीं था। सारा आश्चर्य से अल्ट्रावायलेट लैंप लेके जैसे ही लूकस की ओर पलटी, तभी अल्ट्रावायलेट लाइट की रोशनी लूकस की हथेली पे पड़ी और उसकी हथेली दमक उठी। ये देख सारा घबरा गई। सारा समझ चुकी थी कि लूकस ही असली सीरियल किलर है। घबराई हुई सारा एकदम से उठ के भागने को हुई, लेकिन लूकस ने झटके से खड़े होते हुए सारा को उसके जैकेट से पकड़ लिया। सारा को खत्म करने से पहले लूकस उसकी आंखों में दहशत देखना चाहता था, जिसके लिए उसने सारा को अपने गुनाहों की कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि उसने सबसे पहली हत्या बचपन में की थी, वो भी अपने ही माँ बाप की। उसने वो हत्या इतनी सफाई से की थी कि पुलिस वाले भी उसे नहीं पकड़ पाए। इससे लूकस को जबरदस्त सुकून का एहसास हुआ था, एक नशीला मजा। लेकिन हर नए मर्डर के साथ उसने पाया कि उसे वही फर्स्ट टाइम वाला नशीला मजा नहीं मिल पा रहा था जो उसे पहली बार खून करने में महसूस हुआ था। और फिर एक वक्त वो आया जब उसके लिए खून करना बहुत ही आसान काम हो गया। हत्या करने में उसके लिए कोई चैलेंज, कोई मजा रह ही नहीं गया था। अब उसे ऐसे शिकार की तलाश रहने लगी जिसे मारना उसके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो। ये सुनते ही सारा ने पूछा, तो क्या ऐसे चैलेंजिंग शिकार को ढूंढने के लिए ही तुमने FBI ज्वाइन किया? इस पर लूकस ने मुस्कुराते हुए कहा, और नहीं तो क्या। FBI ज्वाइन करने के बाद जब तुम सब FBI के दाम पेच सीख रहे थे, तब से मैं तुम सबको पढ़ रहा था। तुम सबकी आदतें, फोबियाज और कमजोरी को समझ रहा था। मुझे लगा था कि तुम जैसे इंटेलिजेंट लोगों को मारने में मुझे गजब का नशीला मजा आएगा, लेकिन तुम सब भी काफी प्रेडिक्टेबल निकले। मुझे बस थोड़े हाथ पैर मारने पड़े, थोड़ी बातें बनानी पड़ी, और तुम लोग बहुत आसानी से मेरे बिछाए जाल में फंसने लगे। जब तुम सब कॉफी के नशे में 5 घंटों तक बेहोश पड़े हुए थे, उस वक्त मैंने अपनी आगे की पूरी तैयारी कर ली थी। निकोल की सिगरेट्स की तलब, विंस का अपनी पिस्टल के प्रति अति लगाव, बॉबी की मशीनों को फिक्स करने की आदत, हैरिस के मॉनिटर करने की आदत, इन सब की आदतों को ध्यान में रखते हुए मैंने ट्रैप्स बनाए। और अब अंत में बचती हो सारा तुम। सिर्फ पानी ही तुम्हारी कमजोरी नहीं है, तुम्हारी दूसरी बड़ी कमजोरी मैं हूँ। आखिर तुम मुझसे मोहब्बत जो करती हो। ये कहकर लूकस सारा को घसीटते हुए वाटर टैंक की ओर ले गया और उसे पानी में डुबोकर मारने लगा। सारा सांस के लिए छटपटाने लगी और उसका दम उखड़ने लगा। तभी सारा को टैंक के तल पर निकोल की लाश पड़ी दिखी। ये देख सारा ने अपना पैर घुमा के लूकस को एक लात जड़ दी। लूकस इस अचानक तेज वार से उछलकर टैंक में गिर गया। इसी के साथ सारा भी टैंक के पानी में कूद गई। वो तेजी से तैरते हुए निकोल की लाश की तरफ पहुंची और निकोल के होल्स्टर से पिस्टल निकाल ली। फिर जैसे ही लूकस पानी से बाहर निकला, वैसे ही सारा ने लूकस पर गोली दाग दी। उसकी गोली लूकस के गले को छूती हुई निकल गई। सारा फौरन टैंक से बाहर निकल आई। फिर घायल लूकस जब टैंक से बाहर आया तो सारा ने उसे अपना निशाना बना लिया। ये देख लूकस ने अपनी बंदूक फेंकते हुए सारा से कहा, आगे बढ़ो, कर लो मुझे अरेस्ट। पर तुम ये कैसे साबित करोगी कि मैं ही सीरियल किलर हूँ? क्योंकि रेव के नाखून में मिला तुम्हारा खून। तुमने जिस फायर एक्सटिंग्विशर से गेब को मारा था, उसमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट और मेरी गर्दन को छूकर निकली तुम्हारी बंदूक की गोली इस बात के गवाह हैं कि वो सारे खून तुमने किए। अब तो हम दोनों के अलावा यहाँ और कोई जिंदा नहीं बचा है। अब तुम्हारी बेगुनाही का सबूत FBI को कौन देगा? ये सुनकर सारा भी एक पल को सोच में पड़ गई। लेकिन तभी कहीं से एक आवाज आई, सारा खत्म कर दो इस नामुराद को। वो आवाज गेब की थी, जिसे अब लूकस की सच्चाई पता चल चुकी थी। गेब को जिंदा देख सारा ने बिना एक पल सोचे लूकस को शूट कर दिया। आज न सिर्फ उसने सीरियल किलर को मारा था, बल्कि अपने पानी के फोबिया को भी मार दिया था।
अगली सुबह एफबीआई का हेलीकॉप्टर सारा और गेब को लेने आ गया। गेब ने सारा से कहा कि सभी एफबीआई ट्रेनीज में सिर्फ वो ही इस एक्सरसाइज में जिंदा बच पाई, इसलिए वो ही प्रोफाइलर के लिए सिलेक्ट हुई है। इसी के साथ एफबीआई का हेलीकॉप्टर उन्हें लेके हेडक्वार्टर की ओर उड़ चला।